हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से रिलेटेड सेकंड चैप्टर रहने वाला है, जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसके अंतर्गत जो है हमने केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर उसमें डिस्कशन किया था। और केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री की परिभाषा, केमिस्ट्री का अर्थ मतलब इसकी मीनिंग, और इसके साथ केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप जरूर देखें। उसमें जो है आपको केमिस्ट्री की परिभाषा की जानकारी मिल जाएगा, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है इसकी जानकारी मिल जाएगी, केमिस्ट्री का अर्थ क्या है और कितनी शाखाओं में हम केमिस्ट्री का आमतौर पर स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री को हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको कहां से मिल जाएगी, पहली वीडियो में मिल जाएगी। हालांकि वो वीडियो नंबर 2 थी। जो वीडियो नंबर 1 थी उसमें हमने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, और जो केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो रही है उसमें हमने पहला अध्याय कंप्लीट किया था। ये हमारा दूसरा अध्याय है, जिसमें हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो का रिवीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इस जो हमारा केमिस्ट्री का भी जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, इसके अंतर्गत आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको वीडियो मिलने वाली है, वीडियो के साथ ही आपको वीडियो के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिलने वाली है। पीडीएफ जो कि आपको कहां से मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। मतलब वीडियो जैसे ही आप देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और साथ ही साथ आप टेस्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? टेस्ट। अब ये टेस्ट कितने मार्क्स का रहेगा, तो ये 10 क्वेश्चन का रहेगा। कितने क्वेश्चन का रहेगा? 10 क्वेश्चन का। हालांकि कुछ लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि वीडियो नहीं देख रहे हैं और वीडियो नहीं देख के डायरेक्ट टेस्ट लगा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप बिना पढ़ाई किए हुए एग्जाम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से आप अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे, सबसे पहले तो आपको वीडियो देखना है। पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ निकाल लीजिए टेलीग्राम से, उसको एक बार रीड कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या लगाइए, टेस्ट लगाइए। ये 3 स्टेप तो आपको हर एक वीडियो में करना पड़ेगा। अभी ये मैं आपको वीडियो जो बता रहा हूँ, इस जो हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ की अवस्था, है ना, स्टेजेस ऑफ मेटल्स, है ना, सब्सटेंस बोलते हैं पदार्थ को, इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इस पर भी आपको एक टेस्ट मिलेगा, बट शर्त क्या है? शर्त ये है कि पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, वीडियो के बेस पे ही मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। तो पहले वीडियो देखें, उसके बाद जाके टेस्ट लगाएं, और जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ये 3 स्टेप आप जरूर करें सभी वीडियो के लिए। ये फर्स्ट वीडियो की बात नहीं हो रही है, सभी वीडियो की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री की परिभाषा बताई थी, और केमिस्ट्री की परिभाषा क्या थी? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के संगठन, पदार्थ के अंदर होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, या फिर उनके अंदर होने वाली किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। मतलब हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री का अर्थ कहाँ से लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कीमिया शब्द। और कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? काला रंग। क्या होता है? काला रंग। ये सारी चीज हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और यही क्वेश्चन आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। अगर आप केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अध्ययन को कहा जाता है केमिटेकिंग। क्या कहा जाता है? केमिटेकिंग कहा जाता है। केमिस्ट्री का अध्ययन करना केमिटेकिंग कहलाता है, ये भी याद रखना। आधुनिक केमिस्ट्री का जनक लेवासिए को कहा जाता है। आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? लेवासिए को कहा जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको परिभाषा और अर्थ बताए।
फिर इसके साथ हमने शाखाओं पर भी डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री की कितनी आपको शाखाएं देखने को मिलेंगी। एक आपको देखने को मिलेगी भौतिक रसायन, भौतिक रसायन जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिर इसके बाद आपको सेकंड देखने को मिलेगी कार्बनिक रसायन, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आपको देखने को मिलेगी अकार्बनिक रसायन। क्या देखने को मिलेगी? अकार्बनिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर फोर्थ नंबर पे थी आपकी जैव रसायन, मतलब बायोकेमिस्ट्री। फिर फिफ्थ नंबर पे मैंने आपको बताई थी औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर सिक्स नंबर पर हमने देखी थी औषधि रसायन। औषधि रसायन, औषधि रसायन मतलब मेडिसिन केमिस्ट्री। फिर उसके बाद सातवें नंबर पर हमने देखी थी कृषि रसायन। क्या देखा था? कृषि रसायन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और आठवें नंबर पर मैंने आपको बताई थी लास्ट विश्लेषण, विश्लेषण रसायन, जिसको बोलते हैं एनालिटिक केमिस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपकी वीडियो फर्स्ट वीडियो का रिवीजन था, ठीक है? इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारी, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो की, अब मतलब आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, इसमें हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और कितनी अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन होने वाला है आज का हमारा? 3 अवस्थाएं नॉर्मली, ठोस, द्रव और गैस, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, और एक और आपका क्या चलता है? गैस फॉर्म में चलता है। तो कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो कितने फॉर्म में हो सकते हैं? 3 फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले तो आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत जो हो रही है, क्योंकि जब आपका इतिहास शुरू हो जाएगा, मतलब पीरियोडिक टेबल जब आपकी शुरू हो जाएगी, तो वहां से आपको ऐसे सारे शब्दों की मीनिंग पता होनी चाहिए। पदार्थ किसको कहते हैं, तत्व किसे कहा जाता है, एलिमेंट जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो इन सारी चीजों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको किसी भी शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, है ना? सबसे पहला पॉइंट क्या है? पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना क्या हो? आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। जिसका अपना क्या हो? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। जिसका स्वयं का क्या हो? कोई गुण। गुण मतलब कैरेक्टर, ठीक है? फिर उसके बाद तो आयतन होना चाहिए किसी भी चीज का, क्षेत्रफल होना चाहिए, गुण होना चाहिए, और उसके अंदर एक क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए। वो किसी चीज से मिलके बना होना चाहिए। ये सारी कैटेगरी जिस भी चीज में उपस्थित होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पदार्थ कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। किसी भी चीज में जब आयतन होता है, क्षेत्रफल होता है, गुण होता है, संगठन होता है, तो हम फिर उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। उदाहरण में आपको बता देता हूं, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए, कागज, एग्जाम्पल फॉर कागज, एग्जाम्पल फॉर लकड़ी। फिर इसके बाद आ जाते हैं पत्थर, ठीक है, सोना, चांदी, है ना? ये सब क्या है? ये सारे उदाहरण है पदार्थ के। ये सब क्या है? पदार्थ। और पदार्थों से मिलके ही तो वस्तुएं बनती हैं। भाई आज ये है, आज ये पेन है, तो ये पेन क्या है? वस्तु है, लेकिन ये किन से मिलके बना हुआ है? तो ये पदार्थों से मिलके बना हुआ है, ठीक है? तो संसार की सारी वस्तुएं किससे मिलके बनी होती हैं? पदार्थों से मिलके बनी होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपके पास बुक होगी, तो बुक किससे मिलके बनी हुई है? कागज से मिलके बनी हुई है। तो कागज क्या है? कागज एक पदार्थ है। लेकिन आपके पास जो बुक है, बुक क्या है? बुक एक वस्तु है, ठीक है? तो पदार्थों से मिलके ही तो वस्तु बनती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड कि वस्तु किसे कहते हैं। किसे? वस्तु की बात हो रही है, वस्तु किसे कहते हैं? तो सिंपल सी परिभाषा है जो ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूं कि पदार्थों से मिलकर क्या बनती है? वस्तु बनती है ना? संसार की सभी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तो वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती हैं? पदार्थों, वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, बनी होती हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखते हुए चलना है। मैंने क्या बोला कि जो वस्तुएं होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, वो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब कैसे, तो वो भी समझिए आप, उदाहरण से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई पुस्तक, कोई भी एक किताब, कोई भी एक पुस्तक किससे मिलके बनी होगी, कागज से मिलके बनी होगी। तो कागज क्या है, कागज पदार्थ है। तो बताइए आप पुस्तक क्या होगी, पुस्तक वस्तु होगी, क्योंकि वो कागजों से मिलके बनी हुई है। उसी तरीके से लकड़ी, तो लकड़ी क्या है, लकड़ी तो एक पदार्थ है, लेकिन मतलब जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस, है ना। तो ये चीज याद रखना, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सब्सटेंस, और वस्तु को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। वस्तु को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये चीज भी याद रखना। तो संसार की सारी वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई हैं, पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि पुस्तक कागज से मिलकर बनी है, किताब लकड़ी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं। जैसे कि मेज, जैसे कि कुर्सी, जैसे कि मेज, जैसे कि कुर्सी, है ना, जैसे कि टेबल, ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है, लकड़ी से मिलकर बनी हुई है। भाई मेज हो, कुर्सी हो या टेबल हो, किससे मिलकर बनी है, लकड़ी से मिलकर बनी है। और लकड़ी क्या है, लकड़ी तो एक पदार्थ है, लेकिन ये मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, ये सब तो वस्तु हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्तु किससे मिलकर बनी हुई है, पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि संसार की सारी वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती हैं, पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट भी कर सकते हैं आप उसको। बाकी तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना, जो आज की जो वीडियो है इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी, और इसका भी आपको 10 क्वेश्चन का जो है एक टेस्ट मिलने वाला है। तो देखिए अब इसके बाद वस्तु के बाद अगर हम तत्वों की बात करें, है ना, पदार्थ की बात करें, तो पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ मुख्य रूप से कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एक होती है आपकी ठोस अवस्था, एक होती है आपकी द्रव अवस्था, और एक होती है आपकी गैस अवस्था। हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। ठोस जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड। द्रव जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। और गैस जिसको हम इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, गैस ही बोलते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं अभी तो आप याद रखें, है ना। पहला याद रखें आप ठोस, ठोस के बाद द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं याद रखें, है ना। अब इनमें भी डिफरेंस कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि ठोस, द्रव और गैस को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस की बात हो रही है। देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं ठोस, ये है आपका द्रव, और यहाँ हम लिख देते हैं गैस। और यहाँ बात किसकी हो रही है, पदार्थ की, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम कैरेक्टर कि किस चीज के बारे में हम तीनों में डिफरेंस निकालने वाले हैं। देखिए आयतन, आयतन तो आपको पता है, आयतन इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, वॉल्यूम, है ना। आयतन या वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई पेन है तो उस पेन का आयतन हमेशा फिक्स रहेगा कि चेंज होता रहेगा। जो पेन है आपके पास, जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन का आयतन हमेशा फिक्स रहेगा कि चेंज होगा। इसकी प्लेस अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे कि ये पेन अभी यहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ ले जाके अगर सामने टेबल पर रख दिया जाए, तो क्या इसका आयतन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ डिफरेंस आएगा कि इसमें नहीं आएगा। ठोसों का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, निश्चित रहता है। उसी की जगह पर अगर हम बात करें द्रव, तो द्रव की बात करें, लिक्विड की अगर हम बात करें, तो उनका आयतन भी कैसा रहता है, निश्चित रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे कि अगर 1 लीटर पानी अगर आपने एक बाल्टी में रखा हुआ है और उसी 1 लीटर पानी को आप तवेली में रख देंगे, तो वो 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है। आयतन उसका कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। लेकिन गैस की अगर हम बात करें, तो गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, उनका आयतन बढ़ जाता है कभी कभी, और उनका आयतन घट भी जाता है। तो गैसों का आयतन कभी निश्चित नहीं रहता, लेकिन ठोस और द्रव इन दोनों का आयतन निश्चित रहता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन छोटे से पॉइंट से कि निश्चित रहता है। क्या रहता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम द्रव के आयतन की बात करें, तो ये भी कैसा होता है, ये भी निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन गैसों का आयतन क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, निश्चित
नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस आप याद रखें। ये तो हो गया आपका आयतन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में भी अगर आप देखेंगे तो कॉमन आपको वही पॉइंट देखने को मिलेंगे कि क्षेत्रफल भी कभी चेंज नहीं होगा। ठोसों का कभी क्षेत्रफल चेंज नहीं होता है, द्रवों का भी क्षेत्रफल कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन गैस जो है उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए कि निश्चित होता है, इसका क्षेत्रफल कैसा होता है, निश्चित होता है। इसका द्रवों का भी क्षेत्रफल कैसा होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैसों का क्षेत्रफल क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आकार, जिसको हम बोलते हैं साइज, आकार, है ना। आकार की अगर हम बात करें मतलब शेप की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी बात करते हैं। देखिए अभी ये पेन है, कौन सी अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। अगर मैं इस पेन को दूसरी प्लेस पे रख दूं तो क्या इसका ये जो आकार है ये बदल जाएगा, नहीं, अभी भी ये बेलनाकार है और उस वक्त भी ये बेलनाकार ही रहेगा जब इसको मैं दूसरी प्लेस पे रख दूंगा। ठीक है, मतलब इसको किसी भी प्लेस पे रख दिया जाए तो इस ठोस, इस पेन का आकार चेंज नहीं होगा। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया निश्चित। ये कैसा हो गया, निश्चित हो गया कि ये चेंज नहीं होगा। लेकिन 1 लीटर पानी को तवेली पे रखने पर वो तवेली के आकार का होता है और 1 लीटर पानी को एक गंजी में रखने पर वो गंजी के आकार का होता है। उसी तरीके से जो पानी है, जो द्रव होता है, उसका आकार बदलता रहता है। वो निर्भर करता है उस चीज पर जिस चीज में आपने उसको रखा हुआ है। अगर नॉर्मली एक गिलास में अगर आप पानी रखते हैं तो पानी का आकार किसके आकार के समान होगा, गिलास के आकार के समान होगा। लेकिन उसी पानी को अगर आप लोटे में रखते हैं तो अब पानी का आकार किसके समान होगा, लोटे के समान होगा। मतलब जो द्रव होते हैं उनके आकार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसी तरीके से गैस, अगर मान लीजिए एक छोटी टंकी में गैस भरी हुई है तो उसका आकार कम होगा, ठीक है, उसकी शेप अलग होगी। लेकिन अगर हम उसी गैस को बड़ी टंकी में भर दें तो गैस का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैस का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। वो तो निर्भर करता है कि आपने कैसी वस्तु के अंदर उसको रखा हुआ है। गैस को जिस वस्तु के अंदर रखोगे वो उस वस्तु के समान आकार बना लेती है, तो ये उनका आकार निश्चित नहीं होता। केवल ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये निश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। और यहाँ पर भी क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है ना। ये डिफरेंस है, ये याद रखना। एक और पॉइंट है आपका घनत्व। घनत्व मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, घनत्व आपका जो है हिंदी शब्द है, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी का मीनिंग ये होता है कि पास पास, अणुओं का पास पास होना। कोई भी वस्तु किन चीजों से मिलकर बनी है, अणु परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम बात करें डेंसिटी की, घनत्व की, तो देखिए जो ठोस है उनके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। लेकिन जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनके अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। उसी तरीके से जो गैस होती है उनके अणु और दूर दूर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ठोस होते हैं उनके अणु बहुत पास पास होते हैं। उनके अणु कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। उनके बीच में जो रिक्त स्थान बहुत कम होता है, खाली स्पेस बहुत कम होता है, इस तरीके से। लेकिन जो द्रव होते हैं उनके बीच में जो है स्पेस पाया जाता है, लेकिन ठोस की तुलना में अधिक, ठोस की तुलना में अधिक। और जो गैस होती हैं उनके अणुओं के बीच में तो और अधिक मतलब खाली स्पेस पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अणुओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि पास पास है, यहाँ पर अणुओं की संख्या कम है क्योंकि दूर दूर है, यहाँ पर भी अणुओं की संख्या कम है क्योंकि दूर दूर है। और उसी तरीके से इसका घनत्व डिसाइड होता है। देखिए ठोस घनत्व ज्यादा है, द्रव घनत्व कम हो गया, गैस घनत्व और कम हो गया। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का होता है। सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। फिर एक पॉइंट और आता है आपका संपीड़न, संपीड़नता। संपीड़नता का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु से प्रहार करेंगे तो क्या वो वस्तु उस वस्तु का प्रहार झेल सकती है, या कुछ समय बाद सामने वाली वस्तु क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कैसे, वो समझिए। जैसे कि ये पेन है, इस पेन से अगर मैं एक दूसरी भारी वस्तु से प्रहार करता हूं तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो पेन है ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब इसकी संपीड़न क्षमता क्या है, कम है।
संपीड़न क्षमता क्या हो गई इसकी, कम हो गई। मतलब ठोस कैसे नहीं होते हैं, संपीड़ित नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये चीज द्रव हो, लिक्विड हो, और इसके ऊपर मैं किसी वस्तु से प्रहार करूं तो क्या उस लिक्विड पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी गैस पर किसी दूसरी भारी वस्तु से मैं प्रहार करूं तो क्या उस गैस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ठोस वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, ठोस वस्तु टूट जाएगी, मतलब उनमें संपीड़न क्षमता नहीं पाई जाती। किसी वस्तु का प्रहार, किसी दूसरी वस्तु से जो प्रहार किया जा रहा है उसको सहने की क्षमता ठोस में नहीं होती है, जिसको बोलते हैं संपीड़न। तो संपीड़न किस में नहीं पाया जाता है, ठोस में। तो इसीलिए हम ठोस को क्या कहेंगे, ठोस को हम कहेंगे असंपीड़ित, असंपीड़ित। ठीक है, लेकिन द्रव और गैस कैसे होते हैं, दोनों के दोनों संपीड़ित होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, संपीड़ित, संपीड़ित। दोनों कैसे होते हैं, संपीड़ित होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब थोड़े से उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका ये वाला जो आपका ठोस, द्रव और गैस, इनमें डिफरेंस जो है अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ठोस आप भी जानते हैं, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पत्थर, ईंट, ये सब क्या है, ये सब के सब ठोस हैं। ये सब कैसे हैं, ठोस हैं। उसी तरीके से अगर मैं द्रव की बात करूं तो है दूध, पानी, घी, पेट्रोल, डीजल, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, ये सब द्रव की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं दूध, पानी, घी, पेट्रोल, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, द्रव की कैटेगरी में आएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गैस। तो जैसे कि ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, सल्फर एक गैस है। तो ये सब गैस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, और ये जो मीनिंग मैंने आपको बताया है ये भी याद रखना है। अब नॉर्मली कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम द्रव को ठोस में, ठोस को फिर द्रव में, फिर द्रव को गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिया नॉर्मली की जा सकती है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको मैं एलिमेंट के बारे में बताऊंगा कि एलिमेंट किसे कहा जाता है, तत्व किसे कहा जाता है, आवर्त सारणी में कितने तत्व देखने को मिलते हैं, फिर यौगिक किसे कहा जाता है, मतलब कंपाउंड किसे कहा जाता है, और लास्ट जो रह जाएगा आपका वो है मिश्रण, मतलब मिक्सचर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, फिर उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल आपको जानकारी बेस पर ही लेक्चर लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको टेस्ट जो मिलेंगे वो इसी क्वेश्चनों पर बेस रहेंगे। तो अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो उनके लिए जो है इसलिए हम टेस्ट लेते हैं। 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, उसमें सारे मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ, अभी हम बात करते हैं कि ठोस, किसी भी ठोस को किस में बदला जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है, और किसी भी द्रव को किस में बदला जा सकता है, गैस में बदला जा सकता है। ठीक है, और किसी भी गैस को किस में बदला जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है, और किसी भी द्रव को किस में बदला जा सकता है, ठोस में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, बर्फ, बर्फ क्या है, बर्फ एक ठोस है। अगर मैं बर्फ को गर्म करूं, क्या करूं, गर्म करूं, मतलब गर्म करने पर अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा, द्रव, पानी, लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अगर मैं पानी को और गर्म करूं, क्या करूं, और गर्म करूं, अगर मैं पानी को और गर्म करूं तो क्या बन जाएगा, पानी को गर्म करने से वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प। और वाष्प क्या है, वाष्प तो एक गैस है। ठीक है, अगर मैं उस वाष्प को ठंडा कर दूं, क्या कर दूं, ठंडा कर दूं, किसी भी गैस को अगर मैं ठंडा कर दूं तो फिर से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, मतलब पानी बन जाएगा। और उस पानी को अगर मैं फिर और ठंडा कर दूं, उस पानी को और ठंडा कर दूं तो फिर क्या बन जाएगा, पानी को ठंडा करने से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस थोड़ा सा याद रखना, बर्फ से पानी, पानी से द्रव।
सॉरी बर्फ से द्रव, द्रव से गैस, ये सारी चीजें कन्वर्ट की जा सकती हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं थोड़ी सी और मीनिंग है, जैसे कि पदार्थ। पदार्थ की मैं आपको नॉर्मली कितनी अवस्थाएं बता चुका हूँ, 3 अवस्थाएं बता चुका हूँ। इसमें थोड़ी सी 3 अवस्थाएं आपको और पढ़ना है। देखिए पदार्थ नॉर्मली हम 3 और पढ़ेंगे। एक पदार्थ होता है आपको जिसको हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। एक होता है आपका यौगिक। क्या होता है? यौगिक। और एक होता है आपका मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। अब देखिए तत्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तत्व की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंट। यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, फिर बात करते हैं मिश्रण। तो मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, तत्व भी 2 तरीके के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धातु, एक होता है अधातु। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम कहाँ पर? धातु और अधातु वाले टॉपिक में, क्योंकि धातु अधातु वाला टॉपिक मैंने अलग से आपको बताया, उससे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल। ठीक है, तो धातु को मेटल कहा जाता है, अधातु को नॉन मेटल कहा जाता है। अब बात करते हैं हम मिश्रण। तो क्योंकि यौगिक तो एक ही होता है, लेकिन मिश्रण 2 तरीके के होते हैं। मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनस, होमोजीनस। एक होते हैं होमोजीनस, है ना, और एक होते हैं हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस। एक क्या होते हैं? हेटेरोजीनस। होमोजीनस मतलब समांगी, समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। और हेटेरोजीनस मतलब विषमांगी या असमांगी भी बोल सकते हो। असमांगी, असमांगी मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण कितने प्रकार के हो गए? 2। मिक्सचर कितने प्रकार के हो गए? 2। एक हो गए होमोजीनस मिक्सचर और एक हो गया आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। ये तो मैंने केवल आपको ये बताया है कि कितने प्रकार की क्या चीज होती है। अब इनकी मीनिंग समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबकी मीनिंग अलग अलग है और बहुत बेसिक जानकारी है, आपको नॉर्मली सुनना है, आपको याद हो जाएगा। देखिए पदार्थ में आपको बता चुका हूँ, जिसका कोई आयतन हो, जिसका कोई क्षेत्रफल हो, जिसका कोई गुण हो, जिसके अंदर कोई संगठन हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं वहां की थी। पदार्थ की 3 अवस्थाएं और याद रखना, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है और एक मिश्रण होता है। पहले हम बात करते हैं तत्व। आवर्त सारणी में आप पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? ये सब तत्व हैं। इन सबको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। हालांकि तत्व 2 अवस्थाओं में होते हैं, जैसे कि धातु और अधातु। उपधातु भी होती है ना, इन दोनों के बीच में एक और नाम आता है उपधातु। अभी मैंने केवल आपको 2 बताई है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2। धातु भी होती है और अधातु। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम धातु किसे कहेंगे। किसे कहेंगे हम? धातु। धातु हम उसको कहते हैं, धातु हम उसको कहते हैं जो विद्युत के सुचालक हो। जो कैसे हो? विद्युत के सुचालक। विद्युत के सुचालक, सुचालक, विद्युत के सुचालक हो, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब क्या है? ये सब विद्युत के। लोहा, क्या हो जाएगा? लोहा। इसमें से क्या होती है? इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? धातु। तो वो सारी पदार्थ या वो सारे तत्व जिसमें जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित हो सकती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम धातु कहते हैं। अब बात आती है अधातु। दूसरा किसकी बात आती है? अधातु। कि अधातु किसे कहेंगे? तो देखिए जो विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं ये? विद्युत के कुचालक।
विद्युत के कुचालक। विद्युत के कुचालक मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, गंधक, सल्फर का ही नाम है, सल्फर भी बोल सकते हो आप, क्लोरीन भी बोल सकते हो, क्लोरीन भी बोल सकते हो, फ्लोरीन भी बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम क्या बोलते हैं, अधातु। अभी तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं, चैप्टर में पढ़ेंगे तो पूरे उदाहरण बता दूंगा मैं आपको। तो धातु जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, है ना, और अधातु किसको कहेंगे, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। मतलब कि बात किसकी हो रही है, मेटल और नॉन मेटल की। अब इसके बाद आपका समझना, ये तो हो गया तत्व और धातु और अधातु। अब आपका यौगिक समझना जरूरी है, यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैं बना देता हूँ यौगिक के बारे में। किसके बारे में, यौगिक। और यौगिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड किसे कहेंगे, जिसकी निश्चित मात्रा हो, जो निश्चित अनुपात में हो, वो कंपाउंड कहलाते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। जिनकी जो आयतन है, मतलब उनका जो वॉल्यूम है, वो हमेशा जिन अणुओं से मिलके बना है वो निश्चित रहता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। अनुपात, रेशो बोलते हैं ना जिसको इंग्लिश में, रेशो या फिर अनुपात, अनुपात कभी चेंज नहीं होता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर जल, देखिए इनका जो आयतन होता है, आयतन वो कैसा रहता है, निश्चित रहता है, उसको हम यौगिक कहते हैं। निश्चित होता है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे कि जल, उदाहरण ले रहा हूं मैं किसका, H2O का। H2O में H कितने हैं, H2O में H कितने हैं, 2, और O कितने हैं, 1। तो इनका ये अनुपात हो गया 2:1। H2O का अनुपात कितना हो गया, 2:1। क्यों, कारण समझिए। यहाँ पर कितने H हैं, 2 H हैं, तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर O कितने हैं, एक ही O है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 1 ही लिखा हुआ है, तो ये 2:1 बन गया। अब सुनिए कि इनके स्वयं का भी भार होता है, सभी वस्तुओं का भार होता है। आपका, मेरा, ये पेन का कुछ ना कुछ इनका भार होगा, कुछ ना कुछ तो वेट होगा। तो वेट होता है हर चीज का। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी वेट होता है, ऑक्सीजन का भी वेट होता है। एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम होता है और एक ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम होता है। तो देखिए अगर एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, 2 ग्राम होगा। उसी तरीके से अगर एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 ग्राम, तो अनुपात में क्या लिख दीजिए आप, 16। इसको अगर आप कट करेंगे तो 1:8 निकल आएगा आपका। 2:16 को अगर आप काटेंगे तो 1:8 निकल आएगा। तो ये क्या है, ये हो गया आपका यौगिक, जिनका आयतन निश्चित रहता है। देखिए यहाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। आपके पास जो H2O है जल है, मेरे पास जो H2O है जल है, दोनों का आयतन कैसा होगा, सेम होगा, है ना। उनका आयतन क्या होगा, 2:1, और उनका भार मतलब वेट, भार मतलब वेट, उनका वेट कितना होगा, 1:8 होगा। अब ये और अच्छे से क्लियर कब हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी तो वहां क्लियर होता चलेगा कि हाँ इनको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है आपकी मिक्सचर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। मिक्सचर या जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर। 2 तरीके के होते हैं, एक समांगी होते हैं और ये क्या होते हैं, असमांगी होते हैं। बहुत सिंपल है, समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। क्या कहेंगे, होमोजीनस मिक्सचर। देखिए जिनका आयतन शुद्ध अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो, शुद्ध होता है ना, और जो आपस में आसानी से मिल जाए, आसानी से मिल सके, आसानी से क्या हो सके,
मिल सके। भाई ऐसे पदार्थ जो जो कौन सी अवस्था में होते हैं, शुद्ध अवस्था में होते हैं, और जो आसानी से क्या कर सके, आपस में मिल सके। भाई आप दो वस्तुओं को मिलाइए, दो वस्तुओं को मिलाने से अगर वो आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी प्रकार का डिफरेंस उसमें देखने को नहीं मिलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे कि अगर मैं जल में क्या मिलाऊं, दूध, तो जल में दूध का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि आसानी से मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल में दूध का मिलना समांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है, अब आते हैं असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण, तो असमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, असमांगी मिश्रण उसको कहेंगे जिनका आयतन अशुद्ध होता है। आयतन कैसा होता है, जिनका आयतन अशुद्ध होता है। ठीक है, अशुद्ध होता है, और जो आसानी से ना मिले, आसानी से नहीं मिलते। उदाहरण भी मैं आपको बता दूंगा, जो आसानी से ना मिले, जैसे कि बलुआ पत्थर और पानी का मिश्रण, जैसे कि बलुआ पत्थर और पानी का मिश्रण। भाई आप छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थरों को अगर आप पानी में मिलाओगे तो क्या वो आसानी से मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, उनमें डिफरेंस आपको देखने को हमेशा मिलता रहेगा, वो आसानी से नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो आसानी से ना मिले, जो नॉर्मली आसानी से ना मिले, वो किस में आएंगे, असमांगी मिश्रण में आएंगे, जिसको हेटेरोजीनस मिक्सचर कहेंगे। लेकिन जो आसानी से मिल जाते हैं, जैसे दूध और पानी आसानी से मिल जाता है, चीनी और जल आसानी से मिल जाता है, नमक भी आसानी से मिल जाता है, सॉल्ट जो होता है उसको पानी वाटर में आसानी से मिलाया जा सकता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। और जो आसानी से ना मिल सके उनको हम क्या कहेंगे, असमांगी मिश्रण। जैसे कि पानी के अंदर तेल का मिलाना, तो ये क्या है, असमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहले आपको पदार्थ याद रखना है। पदार्थ की मैंने 3 अवस्थाएं और बता दी, एक तत्व बता दिया जिसको इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं सब आवर्त सारणी में जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलती है वो सब क्या है, एलिमेंट है। और आमतौर पे कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं, 3 होते हैं, मैंने 2 बताए, एक धातु और अधातु, और एक उपधातु भी होता है। धातु को हम मेटल बोलते हैं, अधातु को हम नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यौगिक जो निश्चित आयतन में होते हैं, आयतन बदल नहीं सकते आप, निश्चित है, तो वो यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण में तो आयतन बदल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने पानी में कितना दूध मिला रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसको तो आप चेंज कर सकते हो ना, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यौगिक चेंज नहीं होगा, मिश्रण चेंज होगा। अब मिश्रण में भी 2 मिश्रण है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम वो आपको ये करना है कि आपको पहला तो वीडियो आपने अगर कंप्लीट की है तो वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पीडीएफ निकाल लेना है टेलीग्राम से, और उसके बाद लिंक पे जाके, अच्छा दोनों पीडीएफ निकालने के लिए जो इंस्टाग्राम की लिंक है और टेस्ट देने के लिए जो टेस्ट की लिंक है, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी, और टेस्ट भी। टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन बिना वीडियो देखे आप टेस्ट अगर देंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियो कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपको थोड़े बहुत आगे चल के जब हम बड़ा टेस्ट लेंगे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, तो वहां आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट काम, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक इस वीडियो की जरूरत है। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।